Hello students, welcome to your maths class. Today we will start a new topic, chapter number 5, that is arithmetic progression. So first of all let us introduce what is an arithmetic progression. Arithmetic progression असल में क्या है? So it is a series or a pattern of number. It is a series or a pattern of numbers. तो सीरीज़ और पैटर्न कैसा होगा, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखूँगी. उन एग्जांपल में से कुछ ऐसी भी होंगी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो नहीं होंगी. तो हम पहले एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करते हैं. उनमें जो एक पैटर्न होगा वो कौन सा पैटर्न है जिसकी वजह से वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, या कौन सा पैटर्न है जिसकी वजह से वो नहीं बनेगी. तो इस चीज़ को हम फॉलो करके तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफ़ाइन करेंगे. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सिंपल शॉर्ट फॉर्म में हम AP भी बोलते हैं. सो आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स हियर. Now here are some series of numbers. So let us observe अब जैसे फर्स्ट सीरीज़ है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है -4, देन -8, देन -5, देन -3, देन 2. इस सीरीज़ में अब हमने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करके जो नेक्स्ट टर्म हमारी बनी है. अब अगर -4 में को हमने -8 बनाना है तो इट मीन्स -4 में हम -4 ऐड करेंगे. अब -8 to -5 के लिए इसमें क्या ऐड किया जाएगा, -3. अब -5 to -3 के लिए इसमें ऐड किया जाएगा +3. यहाँ पे +3 आना था. -8 से -5 के लिए +3. देन -5 to -3, अगर -5 से -3 बना रहे हैं तो इसमें +2 हो रहा है. -3 से 2 बना रहे हैं तो इसमें +5 हो रहा है. Come to the next term, the next series. Here is 7 to 10 +3, 10 to 13. अब 10 में 3 प्लस करके 13 बना. नेक्स्ट 13 में 3 प्लस करके 16 बन गया. 16 में 3 प्लस करके 19 बन गया. कम टू नेक्स्ट. अब 100 में से -10 किया तो 90. 90 में से -10 किया तो 80. 80 में से -10 किया तो 70. 70 में से -20 किया तो 50. नाउ अब 10 और 15 बनाने के लिए +5. 15 से 20 के लिए हमने +5 किया. 20 to 25 +5. 25 to 30 +5. अब मेरे पास जो पैटर्न्स हैं नंबर्स के या सीक्वेंस हैं नंबर्स के, उनमें क्या है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, हर मोमेंट पे इनके बीच का जो गैप है वो चेंज हो रहा है. सेकेंड एग्जांपल में हर स्टेप में जो गैप है इनका, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो सेम है. थर्ड केस में यहाँ पे भी चेंज हो गया. फोर्थ केस में भी सबका गैप जो है वो सेम है. तो यहाँ पे हमारे पास जो AP सीरीज़ है इन चारों में से, ना दिस इज़ एन AP एंड दिस इज़ एन AP. ना तो ये AP है, ना ही ये वाली सीरीज़ जो है वो AP है. तो कहाँ से पता चल रहा है हमें, अगर हम इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, जो टर्म्स, जो सीरीज़ हमारी सीक्वेंसेस हमारे AP बने हैं वो कौन कौन से हैं, जिनके बीच जो नंबर्स का गैप है, मतलब हर स्टेप में जो नेक्स्ट नंबर है, सेम नंबर या फिक्स सेम नंबर ऐड करके बन रहा है, तो दैट इज़ एन AP. यहाँ पे जैसे 7 में 3, फिर 10 में 3, 13 में 3 प्लस किया, 16 में 3 प्लस किया, मतलब हर मोमेंट पे इस पैटर्न में हम 3 ऐड करके अपना नेक्स्ट नंबर बना रहे हैं. इसी तरह फोर्थ सीरीज़ में हर मोमेंट पे हर स्टेप में 5 प्लस हो रहा है, तो उससे हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है. लेकिन फर्स्ट और थर्ड के केस में क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में -4 का गैप आ गया, देन +3 का, देन +2, देन +5. हर बार डिफरेंस चेंज है. यहाँ पे -10 है, -10 है, -10 है, लेकिन यहाँ पे आके डिफरेंस चेंज हो गया. मतलब एक स्टेप में किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे भी हमारा डिफरेंस चेंज हो जाए, बाकी सारे सेम है, तब भी वो AP नहीं होगी. तो इट मीन्स AP एक ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज़ है, एक ऐसी लिस्ट है नंबर्स की जिसमें हर नेक्स्ट नंबर अपने से पिछले वाले नंबर में एक फ़िक्स नंबर को ऐड करके बन रहा है. मतलब इट इज़ अ लिस्ट ऑफ सीरीज़. और ये जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे हमारे पास सीरीज़ में यहाँ पे 3 ऐड हो गया, यहाँ पे 5 ऐड हो गया, इन्हें हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मतलब अगर कि किसी भी सीरीज़ के एक नंबर सीरीज़ हमें दी गई है, अगर उनके जो बीच की टर्म्स हैं उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस सेम है हर एक स्टेप में, वो कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, देन दैट सीरीज़, दैट पैटर्न इज़ एन AP. तो हमारे पास इट मीन्स
अगर हम AP को डिफाइन करें तो AP क्या है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, जिसकी हर एक टर्म obtained by adding a fixed number in its preceding term, मतलब हर एक टर्म जो नेक्स्ट टर्म हम बना रहे हैं वो उससे पिछले वाले टर्म में सेम नंबर ऐड करके बना रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज द सीरीज़ विच इज़ AP। तो उसे हम AP का नाम दे देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक और एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग 2, 4, 6, 8, 9, 10। अब इस सीरीज़ में क्या है मेरे पास कि हर मोमेंट में अगर मैं बात करूँ 2 और 4 के बीच गैप है +2 का, 4 और 6 भी +2, इनके बीच भी +2, सॉरी यहाँ पे 10 लेते हैं हम, यहाँ पे भी +2। सो इट इज़ एन AP क्योंकि हर एक स्टेप पे हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज़ +2। अब हर एक टर्म कोई भी AP है उसमें हर टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। टर्म्स को हम डिनोट करते हैं A या T के साथ, कैपिटल T भी यूज़ किया जा सकता है, स्मॉल t भी, मतलब किसी भी सीरीज़ की टर्म्स को A या T के साथ डिनोट किया जा सकता है। और कॉमन डिफरेंस का सिंबल होता है दैट इज़ D। तो अगर मैं इस सीरीज़ की बात करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो 2 है दैट इज़ माय फर्स्ट टर्म, आई एम गिविंग सिंबल A1, इट इज़ A2, इट इज़ A3, इट इज़ A4 एंड इट इज़ A5। और इनके बीच ये जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2 का। अब सबसे पहले अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का मेथड होता है D। हर एक टर्म से कोई भी टर्म एक सेलेक्ट करके उसमें से उसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दी जाती है। जैसे मेरे पास A1 A2 है, मैंने A1 और A2 का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं A2 को A1 से इसमें से A1 माइनस कर दूँगी, दैट इज़ 4 - 2 दैट इज़ विच इज़ 2। इसके बाद अगर हमने A2 और A3 का फाइंड करना है तो हम A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 हमारे पास 6 है और A2 4, इट इज़ 2। इसी तरह अगर हमने थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है तो हम A4 - A3 कर देंगे, 8 - 6 विच इज़ 2। और फिफ्थ और फोर्थ टर्म का फाइंड करना है तो A5 में से A4 दैट इज़ 10 - 8 विच इज़ 2। मतलब कोई भी दो टर्म्स का हमने डिफरेंस फाइंड करना है तो सेकंड वाली टर्म में से उससे पीछे वाली टर्म माइनस करके हम उसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। दिस इज़ अ वे टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे मैंने सभी टर्म्स का डिफरेंस निकाला। इन फर्स्ट और सेकंड टर्म के डिफरेंस के लिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दी, सेकंड थर्ड के लिए थर्ड में से सेकंड माइनस कर दी, थर्ड फोर्थ के लिए फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दी, और फोर्थ फिफ्थ के लिए फिफ्थ में से फोर्थ माइनस कर दी। दिस इज़ अ वे टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। नाउ हियर आर द टर्म्स हमारे पास है A1 A2 A3 A4 A5। सो दीज आर द सिंबल्स फॉर टर्म। और जो फर्स्ट टर्म होती है इसे A1 या सिंपली A के साथ भी डिनोट किया जा सकता है। जो फॉर किसी भी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म है उसे A और A1 किसी भी तरह से डिनोट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन AP। उसके लिए एक एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मेरे पास A1 है 3, और पहले हम कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स का निकाल लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि ये AP है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें, इट इज़ A1, इट इज़ A2, A3, A4, A5। तो फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे A2 - A1 दैट इज़ 5 - 3 2। दैन नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस A3 - A2 दैट इज़ 7 - 5 विच इज़ 2। नेक्स्ट 4 में से थर्ड टर्म माइनस करके 9 - 7 विच इज़ 2, और लास्ट फिफ्थ में से फोर्थ माइनस करके it is 11 - 9 is equal to 2. So here the common difference is same between all the terms, therefore it is an AP. अब ये AP है। अब हमने जनरलाइज़ करना है कि अगर ये AP है तो हम इसकी टर्म्स को कैसे जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न की फॉर्म में। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट टर्म है A1 को मैंने जैसे पहले बताया कि A के साथ भी डिनोट कर देते हैं, सो दैट इज़ 3। अब बात करते हैं A2।
अब A2 कैसे बनेगी, 3 में अगर मैं 2 प्लस कर दूँ, मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस कर दूँ, तो फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें वी विल गेट A2। अब जैसे 3 प्लस 2 किया कॉमन डिफरेंस है, वी गेट A2 विच इज़ 5। उसके बाद A3 के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में देखो A3 फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म मेरे पास है A प्लस D, इसमें दोबारा से कॉमन डिफरेंस ऐड किया, मतलब ये बन गया A प्लस 2D। A मेरे पास 3 है प्लस 2D हमारे पास दैट इज़ 2, तो ये हमारे पास 3 प्लस 4 7 आ गया। इसी तरह A4 जो फोर्थ टर्म बनी है उसके लिए हम थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, है ना। थर्ड से फोर्थ टर्म बनाने के लिए 7 में 2 ऐड किया हमने, तो इट मीन्स के थर्ड टर्म में फिर से हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया। थर्ड टर्म हमारे पास है A प्लस 2D, उसमें से एक बार फिर से D प्लस किया, ये बन गया A प्लस 3D। तो ये हमारे पास बन गया A विच इज़ 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 3 to the 6 प्लस 3 9। इसी तरह जो फिफ्थ टर्म बनी है वो फोर्थ टर्म में दोबारा से कॉमन डिफरेंस ऐड करके बनी। सो फिफ्थ टर्म इज़, फोर्थ टर्म हमारे पास है A प्लस 3D, तो इसमें से दोबारा से फिर हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, ये बन गया A प्लस 4D। तो ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज़ 2, 4 to the 8 प्लस 3 11। तो हमारी टर्म्स कैसे बन रही हैं कि फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, सेकंड टर्म बनी A में D प्लस करके, थर्ड टर्म बनी A में 2D प्लस करके, फोर्थ टर्म बनी A में 3D प्लस करके, और फिफ्थ टर्म बनी A में 4D प्लस करके। मतलब ये जो हमने पर्टिकुलर टर्म्स निकाली हैं A, देन A प्लस T, देन A प्लस 2D, देन A प्लस 3D, देन A प्लस 4D, दीज आर दी जनरल टर्म्स। तो हमारे पास AP कैसे बने कि AP की फर्स्ट टर्म A बनती है, सेकंड A प्लस D, थर्ड A प्लस 2D, फोर्थ A प्लस 3D, फिफ्थ A प्लस 4D एंड सो ऑन। इसी तरह अगर सिक्स टर्म लिखनी हो तो वो हमारी बनेगी A प्लस 5D, सेवन्थ टर्म लिखनी हो तो A प्लस 60। मतलब कि अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा जनरलाइज करें तो इजी है इन्हें लर्न करना। ये सिक्स टर्म है, ये सेवन्थ टर्म है। सी अब अगर A यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0D प्लस है, मतलब D नहीं है, इट मीन्स 0 टाइम D प्लस है। अगर यहाँ पे सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो D का कोफिशिएंट 1 है। अगर हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो D का कोफिशिएंट 2 है। अगर फोर्थ टर्म की बात की है तो D का कोफिशिएंट 3 है। मतलब कि जिस पोजीशन की हम टर्म फाइंड कर रहे हैं D का कोफिशिएंट उससे एक नंबर लेस है। सेकंड के लिए D का कोफिशिएंट 1, थर्ड के लिए D का कोफिशिएंट 2, फोर्थ के लिए D का कोफिशिएंट 3, फिफ्थ के लिए D का कोफिशिएंट 4, सिक्स्थ टर्म के लिए D का कोफिशिएंट 5, 6 - 1 5 हो गया। सेवन्थ के लिए D का कोफिशिएंट हो गया 7 - 1 6। तो अगर हम इस चीज़ को अब जनरलाइज़ करें, अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर टर्म nth टर्म मैंने फाइंड करनी है, nth टर्म ऑफ AP, है ना, nth टर्म ऑफ AP मतलब मैंने AN फाइंड करना है। तो अगर हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं A प्लस 1D या A प्लस 2D या A प्लस 3D, तो जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं AN इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 1 2 3 4 5। तो A1 A2 ये जो सब्सक्रिप्ट हमने यूज़ किए हैं A1 A2 A3, उसी तरह मैंने nth टर्म मान ली AN। nth टर्म मतलब कोई भी पर्टिकुलर टर्म हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम इन पैटर्न्स को फॉलो करें, अगर यहाँ पे 2 है तो D के साथ ये जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 2 - 1 है। मैं हाईलाइट करती हूँ ये वाला कोफिशिएंट। अगर यहाँ पे 2 है तो D का कोफिशिएंट 2 से 1 माइनस करके बना, 2 - 1 1। अगर ये 3 है तो D के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसका कोफिशिएंट जो है 2 कैसे बना, 3 - 1 करके। अगर फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो ये 3 कैसे है, 4 से 1 माइनस करके, यहाँ पे 3 है। अगर फिफ्थ टर्म है तो ये बना 5 - 1 विच इज़ फोर्थ टर्म। मतलब मैं ये कोफिशिएंट्स को डिफाइन कर रही हूँ कि ये कोफिशिएंट्स कैसे बन रहे हैं। अगर आप सिक्स्थ टर्म फाइंड कर रहे हो तो D के साथ 6 - 1 कितना लगेगा, 5। अगर हम सेवन्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो D के साथ 7 - 1 मतलब 6। अगर इसी तरह हम एट्थ टर्म फाइंड करें, है ना, तो एट्थ टर्म क्या होगा, A प्लस D का कोफिशिएंट 8 से एक लेस, 8 - 1 करेंगे हम इंटू D, दैट मीन्स ये बन जाएगा A प्लस 7D। तो इट मीन्स अगर हम nth टर्म फाइंड कर रहे हैं तो हमारी टर्म क्या बनेगी, A प्लस nth टर्म है। अगर 8th है तो 8 में से 1 माइनस किया, 7th है तो 7 में से 1 माइनस किया। अब अगर nth है तो n में से 1 - 1 इंटू D।
दिस इज़ द जनरल टर्म ऑफ NAP, जनरल टर्म और nth टर्म, और इसे हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म ऑफ AP। मतलब इस फॉर्मूले के साथ हम किसी भी पोजीशन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सीरीज़ है, सपोज कि मेरे पास एक इवन नंबर की सीरीज़ दी गई है 2 4 6 8। आई एम हैविंग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, और मेरे पास क्वेश्चन किया गया है कि अगर इस टर्म की इस सीरीज़ की जो 10th टर्म होगी वो कौन सी है, तो हम डायरेक्टली AN अप्लाई कर देंगे, A10, उसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया A + 10 - 1 × D, दैट इज़ A + 9D। तो हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 2, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, कॉमन डिफरेंस है 2 + 9 × 2, तो ये 9 2 18 + 2 20। तो मतलब कि इस सीरीज़ की अगर हम फर्दर आगे टर्म्स लिखें, जो 10th टर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी, 20। मतलब कि इस जनरल टर्म की हेल्प से हम किसी भी AP में से उसकी किसी भी पोजीशन की टर्म को फाइंड कर सकते हैं। 25th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, 100th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, 1000 टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपल वी हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। और इस फार्मूले को लर्न करने का मैंने मेथड बता दिया कि आपने जैसे अब देखो यहाँ पे 10th टर्म थी तो D के साथ 9 आया। अगर मान लो 11th टर्म फाइंड करनी है तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। A11 अगर फाइंड करना है तो वो हमारे पास हो जाएगा A + 10D। सी अगर आप 11th टर्म फाइंड कर रहे हो तो उसके लिए डायरेक्टली आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे 11th टर्म है तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा 10 आएगा। अगर 12th टर्म है A + 12 है यहाँ पे तो D के साथ 11 आएगा। अगर 13 टर्म फाइंड कर रहे हो A + अगर यहाँ पे 13 टर्म फाइंड करनी तो 11 D के साथ 12D आएगा। तो मतलब कि डायरेक्टली हम ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं या हम अपने जनरल फार्मूला को अप्लाई करके उसमें वैल्यूज़ फिल करके अपना टर्म निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द AP। सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ AP, जो AP है दैट इज़ ऑफ 2 टाइप, फाइनाइट AP एंड इनफाइनाइट AP। फाइनाइट AP हम उसे बोल देते हैं whose terms are countable, whose terms are countable, मतलब जिसकी टर्म्स को काउंट किया जा सकता है दैट इज़ फाइनाइट AP। और इनफाइनाइट AP हो गई हमारे पास। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास 8 9 एंड 10। सो दिस इज़ एन इनफाइनाइट AP क्योंकि इसकी टर्म्स को काउंट किया जा सकता है। सो दिस सीरीज इज़ काउंटेबल। इनफाइनाइट AP विच इज़ अनकाउंटेबल, जिसे काउंट नहीं कर सकते, विच इज़ अनकाउंटेबल। फॉर एग्जांपल अगर हमें कह दिया जाए सेट ऑफ ऑड नंबर्स, अब अगर उन्होंने कहा है कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब हम 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 3 5 7 9 11। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हाउ मैनी ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स हमारे फिनिश नहीं होते। सो दिस सीरीज इज़ एन इनफाइनाइट AP। तो ऐसी सीरीज़ को हम इनफाइनाइट AP कह देते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें आ जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर भी अनकाउंटेबल है, ये भी कभी एंड नहीं होता इनका। तो all such type of patterns or series are infinite APs. Now let us start the exercise 5.1. The first question is, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हम दिए गए हैं, हमने इनकी सीरीज़ बनानी है, इनके पैटर्न्स बनाने हैं और ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पैटर्न AP है और कौन सा नहीं है। The first question is the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for the additional kilometer। तो हमने एक सीरीज़ क्रिएट करनी है। एक टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर जिसका फेयर ₹15 है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 पे करने पड़ेंगे और हर एडिशनल किलोमीटर के लिए हर बार ₹8 और पे करने पड़ेंगे, एडिशनल पे करने पड़ेंगे। तो हम इसके पहले फेयर बना के देखते हैं कि अगर एडिशनल फिक्स चार्जेज जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 हैं और हर एडिशनल किलोमीटर के ₹8 हैं, तो हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स क्रिएट करते हैं। सी नाउ टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर
1 kilometer is ₹15. Then taxi fare for 2 kilometers, मतलब अब उसमें क्या होगा 15 फर्स्ट, जिसमें से 2 किलोमीटर में से फर्स्ट किलोमीटर का 15 है और 1 किलोमीटर और है उसके एडिशनल चार्जेस हो गए 8, दैट इज़ 23. टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स, अगर 3 किलोमीटर्स का टैक्सी फेयर हमने फाइंड करना है तो फर्स्ट किलोमीटर का उसमें हो गया 15 प्लस नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स, हर एडिशनल पे 8 रुपीज़ चार्जेस पड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स के लिए 15 में 8 प्लस 8 दो बार, या 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं. सो इट इज़ इक्वल टू 31. एंड देन टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स, तो उसके अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर का हो गया 15, सेकेंड किलोमीटर का 8, थर्ड किलोमीटर का 8 एंड फोर्थ किलोमीटर का 8. सो इट इज़ इक्वल टू 39 रुपीज़. सो वी आर हैविंग सीरीज़ 15, 23, 31 and 39 and so on. Now we have to check whether it is an AP or not. So here the first term is 15, is A1, A2, A3 and A4. So कॉमन डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं. उसके लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस की, 23 माइनस 15 इट इज़ 8. उसके बाद सेकंड और थर्ड का कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस की, सो इट इज़ 31 माइनस 23 दैट इज़ 8. और फोर्थ में से थर्ड माइनस की, इट इज़ 39 माइनस 31 दैट इज़ 8. सो हर बार जो डिफरेंस है वो कॉमन बन रहा है. So they are having 8 as common difference, therefore it forms an AP. The second part is the amount of air present in a cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. इस केस में क्या है कि एक सिलेंडर है जिसमें वैक्यूम पंप के थ्रू एयर को रिमूव किया जा रहा है, और हर बार जो प्रेजेंट अमाउंट है उसमें एयर का, उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर लिया जाता है. मीन्स अगर स्टार्टिंग अमाउंट पर्टिकुलर हमें दिया जाए तो फर्स्ट टाइम में उसका 1/4 रिमूव हो गया, फिर जो बाकी एयर बची उसके बाद उसमें से उसका 1/4 रिमूव हो गया. तो इसके अकॉर्डिंगली हमने एक पैटर्न या एक सीरीज़ बनानी है और उसको फर्दर हमने चेक करना वेदर इट इज़ एन AP और नॉट. इसके लिए पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट initially air in cylinder is x cubic units. मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो एयर में सिलेंडर प्रेजेंट है वो x यूनिट है. इट मीन्स आवर फर्स्ट टर्म A1 इज़ x, तो A2 मतलब x का जो है 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया गया, दैट मीन्स x माइनस 1/4 पार्ट ऑफ x. तो ये हमारे पास आ गया 4x माइनस x दैट इज़ 3x/4. मतलब जब फर्स्ट टाइम उसमें से एयर को पंप आउट किया गया तो 3x/4 में पार्ट रिमेनिंग था. एंड नेक्स्ट टाइम अब जब उन्होंने दोबारा से उसमें से एयर को वैक्यूम आउट किया, पंप आउट किया, अब जैसे स्टार्टिंग में x था तो x में से x का ही 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया. रिमूव करने के बाद उसमें जो अमाउंट एयर का बचा वो बचा 3x/4. अब नेक्स्ट टाइम इस अमाउंट में से इसी का 1/4 फिर से सब्ट्रैक्ट किया, मतलब अभी रिमेनिंग एयर है 3x/4 और रिमूव जो किया एयर का नेक्स्ट टाइम उन्होंने पार्ट, वो इसी का 1/4, दैट मीन्स 1/4 ऑफ 3x/4. इट मीन्स नेक्स्ट टाइम 3x/4 माइनस 3x/16 पार्ट रिमूव हो गया उसमें से. सो इट इज़ इक्वल टू 16 एज एलसीएम. सो 4 3 दैट 12x माइनस 3x इट इज़ 9x/16. सिमिलरली अब नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने एयर को पंप आउट किया तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 9x/16. अब एयर का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सिलेंडर में 9x/16 है, और नेक्स्ट टाइम फिर इसी का 1/4 ऑफ 9x/16 अगेन दे हैव रिमूव्ड. सो इट इज़ 9x/16 माइनस 9x/64. So taking 64 as LCM, 36x minus 9x, it is 27x/64. So it means we are having the 4 terms. First term x, second term 3x/4, third term 9x/16 and fourth term is 27x/4. तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म x बनी, सेकेंड 3x/4, दिस इज़ द थर्ड टर्म एंड दिस इज़ द फोर्थ टर्म. नो वी हैव टू चेक वेदर देयर डिफरेंस इज सेम और नॉट. तो पहले A2 माइनस A1
a2 minus a1, that is 3x by 4 minus x. So first time it is 4, 3x minus 4x, the difference is minus x by 4. Next two terms, a3 minus a2. a3 is 9x by 16 minus 3x by 4. So 16 is LCM. 9x minus 12x, the difference is minus 3x by 16. तो डिफरेंस हमारा फर्स्ट टाइम माइनस एक्स बाई 4 आ रहा है, नेक्स्ट टाइम माइनस 3x by 16. इनमें द डिफरेंस इज नॉट सेम, सो it implies here the a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, therefore it is not an AP. The third part is the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. एक वेल को डिग किया जा रहा है और कॉस्ट उसकी कैसी है कि जो फर्स्ट मीटर तक जो उसकी कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ है. मतलब 1 मीटर गहरा जब उन्होंने कुआं खोदना है तो उसकी जो डेप्थ है उसके लिए वो चार्जेस पे ले रहे हैं 150 रुपीज़. और हर सब्सिक्वेंट मीटर पे जितना डीप पर मीटर वो जा रहे हैं, हर बार 50 रुपीज़ उसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं. सो लेट अस सी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, दैट इज़ रुपीज़ 150, टेकिंग इट एज A1. देन कॉस्ट ऑफ 2 मीटर के लिए क्या हो जाएगा 150 प्लस हर बार 50 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो 2 में से फर्स्ट किलोमीटर के 150 और नेक्स्ट फर्स्ट किलोमीटर के 50, तो इट इज़ रुपीज़ 200. इसे A2 ले लेते हैं. एंड फॉर 3 मीटर्स फर्स्ट 1 किलोमीटर का 50 है और नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स जो फर्स्ट मीटर के लिए हैं 150 और नेक्स्ट जो 2 बचे 3 मीटर के लिए, तो नेक्स्ट सेकंड मीटर के लिए 50 एंड थर्ड मीटर के लिए अगेन 50. इट इज़ 250 रुपीज़. इसी तरह कॉस्ट फॉर 4 मीटर, अगर 4 मीटर गहरा उन्होंने खोदना है तो 150 1 किलोमीटर का हो गया, सेकंड का 50, थर्ड का 50 एंड फोर्थ का अगेन 50. इट इज़ 300 रुपीज़. इट मीन्स वी आर हैविंग अ सीरीज़. फर्स्ट टर्म 150 बनी, सेकंड 200, थर्ड 250 एंड फोर्थ इज़ 300. तो इसी तरह जितना गहरा उन्होंने उस वेल को खोदना है उतने ही उसके चार्जेस पर 50 रुपीज़ से बढ़ते जाएंगे. सो हियर वी आर हैविंग 4 टर्म्स. तो लेट अस सी वेदर इट इज़ एन AP और नॉट. तो पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 200 माइनस 150, दैट इज़ 50. देन A3 माइनस A2, इट इज़ 250 माइनस 200, अगेन 50. एंड फोर्थ और थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस A4 माइनस A3 विच इज़ 300 माइनस 250, इट इज़ अगेन 50. सो इट मीन्स हर बार जो डिफरेंस है वो कॉमन है हमारा, देयरफॉर इट इज़ एन AP. Now question number 4 is the amount of money in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest 8% per annum. We have to find the amount of money in the account every year. Means हर साल अगर 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए जाएँ 8% पर एनम पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हर साल अकाउंट में कितने अमाउंट मनी का डिपॉजिट होगा. तो इसके लिए हमारे पास जो 10,000 है वो हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है, 8% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है. थर्ड पार्ट जो प्रिंसिपल दिया गया वो 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है. तो जो 10,000 स्टार्टिंग अमाउंट डिपॉजिट करवाया गया दैट इज़ आवर फर्स्ट टर्म. तो अमाउंट के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इज पार्ट T यहाँ पे R रेट है, P प्रिंसिपल, T टाइम एंड A इज़ अमाउंट. तो अब फर्स्ट स्टार्टिंग जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया दैट इज़ 10,000. उसके बाद जो सेकेंड ईयर में जो अमाउंट कितना हो जाएगा उसके लिए हमारे पास 10,000 प्रिंसिपल की जगह 10,000 इंटू 1 प्लस रेट इज़ 8% अपॉन 100 इट्स पार 1, क्योंकि 1 साल बाद हमने फाइंड करना है तो टाइम 1 ईयर आएगा. तो ये इसे यूजिंग LCM ऐड कर लेंगे, इट विल बी 108 अपॉन 100. तो आफ्टर कटिंग वी विल गेट 10,800 एज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. उसके बाद नेक्स्ट अगर 2 ईयर्स के निकालना हो, अगर स्टार्टिंग अमाउंट 10,000 है और आफ्टर 2 ईयर्स कितना होगा, तो वो हमारी थर्ड टर्म बनेगी. तो इस बार टाइम हमारा हो जाएगा 2 ईयर्स. तो ये हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 इट्स पार्ट 2. तो 1 प्लस 8 बाई 100 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ 108 अपॉन 100. अब उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है.
आफ्टर कटिंग वी विल गेट 11,664. इट मीन्स स्टार्टिंग अमाउंट इतना था, एक साल बाद इतना हो गया और 2 ईयर्स के बाद 11,664. तो हमारे पास ये सीरीज़ बन गई. अब इसे हम चेक करते हैं वेदर इट इज़ एन AP और नॉट. तो उसके लिए हमें A2 और A1 का डिफरेंस निकालना पड़ेगा. 10,800 माइनस 10,000, so it is 800 rupees. Next we will find the difference of the A3 and A2. A3 minus A2, it is 11,664 minus 10,800, it is 864. It means फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच आ रहा है 800, सेकेंड जो अगली नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उनके बीच जो डिफरेंस बना वो 864. इट मीन्स के हेयर A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, means the difference is not common, therefore it is not an AP. Not an AP. So here first question is finished. We will continue from next question in the next lecture. In case of any doubt or any query, you can ask me in comment box. Thank you and have a nice day.